गृहस्थी की गाड़ी। नेक्स्ट, समय पर कर्ज न चुका पाने से दिनेश भाई साहब की चारों तरफ किरकिरी होने लगी। यहाँ तक कि जान से मार डालने की धमकी भी कर्ज देने वालों से मिलने लगी। नेक्स्ट, मम्मी भिंडी ले लो न, कब से हम लोग केवल आलू ही खा रहे हैं। प्राची अपनी माँ से लगभग जिद करते हुए बोली, चुप रहो, गनीमत समझो कि आलू भी खाने को मिल रहा है। 80 रुपये किलो भिंडी खरीदने की शक्ति नहीं है मुझमें, आशा भाभी झल्लाते हुए बोली। प्राची इतने से कहा मानने वाली थी। मम्मी बस 250 रुपये ले लो न। अब उनका हाथ पकड़कर दोबारा जिद करने लगी। 250 ग्राम में क्या होगा, 5 जनों का परिवार है हमारा, किसे दूंगी और किसे न दूंगी। मैं काफ़ी देर से आशा भाभी और उसकी बेटी के बीच की इस नोक झोंक को देख रहा थी, पर आशा भाभी की नज़र अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैंने तुरंत 1 किलो भिंडी खरीदकर प्राची को थमा दी। मुझे देखकर आशा भाभी थोड़े असहज हो गई, पर दूसरे ही पल उन्होंने अपने आप को संभाला और मुझे मेरी भिंडी लौटाते हुए बोली, माफ़ कर देना अर्चना भाभी, पहले ही आप लोगों के बड़े एहसान हैं हम पर, अब और अधिक एहसान लेने की शक्ति नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ये आप कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी, इसमें भला एहसान की क्या बात है, मैं तो बस। नेक्स्ट, बुरा मत मानिए भाभी जी, पर अब हम अपनी पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहते। इंसान को अपनी चादर देखकर ही अपने पैर फैलाने चाहिए, कहकर आशा भाभी अपनी बेटी का हाथ पकड़ तेजी से वहाँ से निकल गई। नेक्स्ट, वह इस तरह बदल जाएंगी कभी मैंने सोचा न था। थैला भर के फल सब्जी खरीदने वाली आशा भाभी अब केवल आलू प्याज से काम चला रही है। उनके पति दिनेश भाई साहब मेरे पति के अच्छे दोस्त हैं। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए मेरी भी दोस्ती आशा भाभी से हो गई थी। नेक्स्ट, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आशा भाभी को कभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिनेश भाई साहब सरकारी बैंक में क्लर्क थे, पर गृहस्थी की गाड़ी अगर आपसी सूझबूझ और निष्ठा से न चलाई जाए तो परेशानियों में दो चार होना ही पड़ता है। दोनों बहुत ही खर्चीले थे, अपने शौक के लिए उन्हें कर्ज लेने से भी गुरेज नहीं था। उनकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती थी, कई बार तो उन्होंने ब्याज पर भी पैसे उठाए। नौबत यहाँ तक आ गई कि जान पहचान वाले उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल देते। नेक्स्ट, दिनेश भाई साहब बैंक से लगभग सारे ऋण उठा चुके थे। परिणाम स्वरूप सैलरी उनके हाथ में बहुत कम आती, पर इस सब का कोई फर्क आशा भाभी पर नहीं पड़ता। जमा पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं था उनके पास, ऊपर के सिर्फ एक कर्ज चढ़ने जा रहे थे। इस वजह से दिनेश भाई साहब थोड़े परेशान रहने लगे। नेक्स्ट, एक दिन दिनेश भाई साहब थोड़े सख्त लहजे में आशा भाभी से बोले, सिर पर कर्ज बहुत हो गए हैं, आए दिन कर्जदार दरवाजे पर होते हैं, पैसे थोड़े सोच समझ कर खर्च किया करो। तुम्हारी तो हर महीने नई नई फरमाइशें निकल आती हैं, कभी बड़ा टीवी चाहिए तो कभी फ्रिज, अलमारी के कपड़े भरे पड़े हैं, फिर भी हर त्योहार को नए कपड़े चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, बचत करना सीखना चाहिए, पर तुम हाँ कंजूसी तो आपको हम लोगों के ऊपर ही करनी है न। उस समय पैसे कहाँ से आए जब आपके छोटे भाई ने गांव में हैंडपंप लगवाने के लिए मांगा था, जबकि भाभी कुढ़ेते हुए बोली। उस दिन से दिनेश भाई साहब ने इस विषय में बोलना ही छोड़ दिया था। एक तो कर्ज उस पर कौन रोजाना चिक चिक करे, उन्हें लगता कि कुछ बोलो तो
आशा भाभी उनके परिवार वालों को दिए गए सारे पैसों का ब्यौरा सुना डालती। उन्हें घर की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट, इस तरह अपने करनी की वजह से ही आर्थिक परेशानियों से जूझते रहना अब दिनेश भाई साहब की नियति बन गई थी। समय पर कर्ज न चुका पाने से दिनेश भाई साहब की चारों तरफ किरकिरी होने लगी। यहाँ तक कि जान से मार डालने की धमकी भी कर्ज देने वालों से मिलने लगी। काम करना बंद कर दिया। उन्हें संकट में देख उनके ही एक सहकर्मी ने निष्क्रिय खाते से रकम निकालने की सलाह दी। दिनेश भाई साहब इसके लिए फौरन राजी हो गए। बहुत जल्दी ही उन्हें यह मौका भी मिल गया। 2 दिन के लिए मैनेजर साहब छुट्टी पर गए थे। हेड क्लर्क होने के नाते मैनेजर का अधिभार उनके ही सुपुर्द था। बस फिर क्या था, बिना वक्त गवाए इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल लिए। नेक्स्ट, उन पैसों से उनका सारा कर्ज आराम से चुका गया। दिनेश भाई साहब ने चैन की सांस ली। उनकी जिंदगी फिर आसानी से सरपट दौड़ने लगी। पर कहते हैं न गलत तरीके से हासिल की हुई खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। जल्द ही उनके काले कारनामों का पर्दाफाश हो गया। इंक्वायरी बैठी और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नेक्स्ट, नौकरी जाते ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा। अपनों ने तो उनसे मुँह ही मोड़ लिया, पर मुसीबत की इस घड़ी में हमसे जितना बन पड़ा हमने किया। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पति की ही सिफारिश पर दिनेश भाई साहब को एक स्कूल में 6000 की नौकरी मिल गई। आशा भाभी को भी अब तक अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह भी घर बैठे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, साथ ही साथ सिलाई का काम भी करने लगी। नेक्स्ट, वे अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानने लगी थीं। आशा भाभी को इस बात का मलाल था कि उनकी फरमाइशों की वजह से भी दिनेश भाई साहब को कर्ज लेना पड़ा। भाभी अपनी गृहस्थी समझदार महिला की तरह संभल नहीं पाई। दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को दोषी ठहराया। आज नतीजा सबके सामने है। आज इस गलती को सुधारने में दोनों पति पत्नी लगे थे। धीरे धीरे उनकी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी। नौकरी के दौरान फिजूल खर्ची करने वाला यह परिवार अब इतना मितव्ययी हो गया कि पूछिए मत। अब दोनों पति पत्नी मिलजुल कर घर की बागडोर संभालते हैं और बहुत सोच समझ कर ही कोई फैसला लेते हैं। सच, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए आपसी प्यार और विश्वास के साथ साथ गहरी सूझबूझ की भी आवश्यकता होती है। मुझे भी क्या सूझे, अंधेरी रात में बारिश में पुरानी मोपेड लिए निकल पड़ी। प्रेस में ही रुक जाती, क्या पता था बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी। अब तो दूर दूर तक कोई नहीं। बिगड़ी गाड़ी को धकेलते हुए गौरी पैदल ही चली जा रही थी, गुदगुदाने हुए। नेक्स्ट, अब तो न प्रेस लौट सकते हैं, न ही गाड़ी कहीं खड़ी करके घर जा सकते। पापा तो कहते हैं भला करो तो भला होता है। मैंने आज तक सबकी मदद ही की। आज मुझे ज़रूरत है तो कोई नहीं। एकाएक जोर की आवाज़ आई। क्या हुआ? गरजते बादल और चमकती बिजली के बीच देखा जो पीछे घर्र घर्र करती बाइक पर एक लड़का गाड़ी खराब हो गई। गौरी का कहना हुआ कि वह लड़का बोला, चलो बैठो, मैं धक्का देता